हेलो एस्पायरेंट्स। इस वीडियो में हम 16 दिसंबर के न्यूज आइटम्स देखेंगे। आज के लिए हमने हिंदू न्यूज़पेपर से 7 न्यूज आइटम सिलेक्ट किए। वो ये है। पहला न्यूज आइटम है, सुप्रीम कोर्ट वांट्स बीसीसीआई चीफ ऑफ प्रोसिक्यूशन। जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है मिस्टर अनुराग ठाकुर, वो बीजेपी के एमपी भी है, 3 टाइम एमपी रहे हैं, और इनके अगेंस्ट अभी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट स्टार्ट करेंगे। आपके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट करने से किया नहीं है। तो ये जो है क्या ऑर्डर है, ये ऑर्डर है लोधा पैनल के रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट करने का। लोधा पैनल क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था बीसीसीआई में रिफॉर्म्स लाने के लिए। तो जब आईपीएल स्कैम हुआ था और पूरा इश्यू सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, तब उन्होंने ये पैनल अपॉइंट किया कि ये रिकमेंडेशंस दे ताकि बीसीसीआई रिफॉर्म्स ला पाए। तो ये जो पैनल के रिकमेंडेशन है ये सुप्रीम कोर्ट को सबमिट किए गए। ये जस्टिस आर.एम. लोधा है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, वो हेड कर रहे। तो ये रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किए और कहा कि ये सब इम्प्लीमेंट हो। मतलब ऑलमोस्ट सारे रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हो गए और इम्प्लीमेंट करने का ऑर्डर आया। तो ये इम्प्लीमेंटेशन ओवरसी भी लोधा, जस्टिस आर.एम. लोधा पैनल ही करेगी। तो अब पॉइंट ये है कि बीसीसीआई एनुअल रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट करने में रेजिस्ट कर रही है, डिले कर रही है। तो वही केस चल रहा है। लोधा पैनल का ये भी रिकमेंडेशन है कि जो फिलहाल के जो ऑफिस बेरर्स है, टॉप पोस्ट है बीसीसीआई के, वो सारे ऑफिस बेरर्स स्टेप डाउन करें और नए ऑफिस बेरर्स लाए जाए, क्योंकि ये प्रेजेंट ऑफिस बेरर्स ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे, वो रिफॉर्म्स लाने नहीं दे रहे। तो ये पॉइंट है। तो और ऑलरेडी लोधा पैनल का रिकमेंडेशन है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, पब्लिक सर्वेंट्स है पॉलिटिकल पोस्ट पे, वो बीसीसीआई में ऑफिस बेरर्स नहीं रह सकते। तो ये हिसाब से भी उनका पोस्ट वैलिड नहीं है लोधा पैनल के अकॉर्डिंग। तो अब लोधा पैनल के रिकमेंडेशन ये एक्सेप्ट नहीं करने के लिए जो तरीका ये बीसीसीआई प्रेसिडेंट ने अडॉप्ट किया, वो ये था कि वो आईसीसी के पास गए। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आईसीसी के चेयरमैन मिस्टर शशांक मनोहर है, उनको उन्होंने कहा कि एक लेटर दीजिए जिसके अंदर आप ये बताएं, क्योंकि आईसीसी का रूल है कि कोई भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी है वो इंडिपेंडेंट रहे, उसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये इंडिपेंडेंस, बीसीसीआई इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर रहा है। वो ऑर्डर्स नहीं दे सकते। बीसीसीआई इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो जुडिशरी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो ये उनका पॉइंट था। तो ये आईसीसी ने एक्चुअली ये लेटर देने से मना कर दिया, पर ये न्यूज में सामने आ गया। तो ये सामने आने की वजह से सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, कोर्ट के ऑर्डर्स इंप्लीमेंट नहीं कर रहे और आपके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। तो ये पूरा पॉइंट है। लोधा पैनल के जो मेजर रिकमेंडेशंस है वो ये है, जैसे उन्होंने कहा कि सेपरेट गवर्निंग बॉडीज होनी चाहिए, आईपीपीएल बीसीसीआई सेपरेट होने चाहिए, लिमिटेड ऑटोनॉमी होना चाहिए आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के पास, कंप्लीटली ऑटोनॉमस ना हो। बीसीसीआई ऑफिस बेरर्स के 2 पोस्ट साइमल्टेनियसली नहीं होल्ड कर सकते। नो बीसीसीआई ऑफिस बेरर्स कैन बी अ मिनिस्टर और गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये भी पॉइंट है। टेन्योर्स लिमिट किया है उन्होंने। 1 स्टेट 1 एसोसिएशन 1 राइट टू वोट होना चाहिए। तो ये है कि काफी स्टेट्स में मल्टीपल एसोसिएशंस भी होते हैं, इंस्टीट्यूट बेस्ड एसोसिएशंस होते हैं, जैसे रेलवेज। तो बीसीसीआई सेंट्रल लेवल पे और स्टेट एसोसिएशंस होते हैं, स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। सो सर हर स्टेट में एक स्टेट एसोसिएशन हो, ऐसा लोधा पैनल का रिकमेंडेशन है। एथिक्स ऑफिसर अपॉइंट किया जाए। ये सारे मेजर रिकमेंडेशन है इनके अपेक्स काउंसिल। तो ये इम्प्लीमेंट अभी तक इनिशिएटिव नहीं लिए जा रहा है, क्योंकि बीसीसीआई नहीं चाहती कि लोधा पैनल रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट हो। वो रिफॉर्म्स नहीं चाहती लोधा पैनल के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग। तो ये केस काफी टाइम से चल रहा है, काफी बार ये न्यूज में आता है और आगे भी आता रहेगा। अगला न्यूज आइटम है, सुप्रीम कोर्ट बैन्स लिकर वेंड्स ऑन नेशनल स्टेट हाईवेज। तो ये है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ऑल ओवर इंडिया जो लिकर सेल होता है हाईवेज पे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज पे, उनको बैन किया जाए। तो ये बैन, उनके जो लाइसेंसेज है उनको रिन्यू ना किया जाए 31 मार्च 2017 के बाद। उन्होंने इवन चीफ सेक्रेटरी, स्टेट पुलिस चीफ्स को बोला 1 महीने में हमको बताओ कि आप ये जजमेंट कैसे एनफोर्स करोगे। तो ये ऑर्डर है सारे स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज को। इवन एडवर्टाइजिंग नहीं अलाउड है, तो नो साइनेजेस, एडवर्टाइजिंग भी नहीं होगा हाईवेज पे। और नॉट जस्ट हाईवेज, इवन 500 मीटर्स इन द आउटर एजेस, मतलब सर्विस लेन्स और आउटर एजेस में भी है लिकर शॉप्स नहीं हो सकती। तो रीजन ये है कि लिकर की वजह से काफी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स। तो वो रोड एक्सीडेंट्स काफी ड्रंकन ड्राइविंग के
रिड्यूस करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है। तो इन इंडिया नियरली 1.5 लाख पीपल डाई एवरी ईयर इन एक्सीडेंट्स, तो काफी हाई रेट है। और स्टेट और नेशनल हाईवेज पे एक्सीडेंट्स काफी ज्यादा होते हैं, तो वो भी एक डेटा है। और जो एक्सीडेंट्स होते हैं जनरली ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं, ड्रंक एंड ड्राइविंग एक्सीडेंट्स कम है। तो ये देख सकते हैं, अब ये 2014 का डेटा है, तो 1.4 लाख डेड है। अभी फिलहाल 2015 के हिसाब से जो डेटा है वो 1.5 लाख डेथ्स बताता है। तो 4.5 लाख रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और काफी सारे रोड एक्सीडेंट्स में डेथ्स भी हो जाती है, तो डेथ्स भी काफी हाई है इंडिया में। तो ऑफकोर्स स्टेप्स लेने की जरूरत है। तो ये जो ऑर्डर है ये सिर्फ एक एस्पेक्ट ड्रंक एंड ड्राइविंग पे इनिशिएटिव ले रहा है, बाकी एस्पेक्ट्स में भी इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। जैसे कि जो ये ओवर स्पीडिंग होता है, केयरलेस ड्राइविंग, ओवरटेकिंग होता है, तो यहाँ पे भी इन्फोर्समेंट स्ट्रांग होने की भी जरूरत है। दिस इज ओनली वन स्टेप। ड्रंक एंड ड्राइविंग का इतना परसेंटेज है, बट ये परसेंटेज को जब नंबर्स में डालोगे तो काफी हाई नंबर्स होते हैं। तो इतने डेथ्स भी अवर्ट हो, वो भी इनिशिएटिव अप्रिशिएटेड ही है। तो ऑफकोर्स इसके ऊपर एडिटोरियल भी आएगा, यही सब पॉइंट्स डिस्कस हो गए, तब हम फिर से भी इसको देखेंगे और पॉइंट्स ऐड करके। अगला न्यूज है, गुजरात गवर्नमेंट क्लियर्स ऑर्डिनेंस टू बैन हुक्का बार्स इन स्टेट। तो गुजरात गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस इनिशिएट करना चाहती है, तो प्रोमलगेटिंग एन ऑर्डिनेंस कहते हैं इसको। ऑर्डिनेंस क्या होता है? जो एग्जीक्यूटिव लॉ बनाती है। तो लेजिस्लेचर लॉज बनाती है, लेकिन एग्जीक्यूटिव अगर लेजिस्लेचर अभी असेंबली है नहीं फंक्शन में, तो फिर एग्जीक्यूटिव भी ऑर्डर्स बना सकती है, लॉ बना सकती है, उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो ऑर्डिनेंस गवर्नर प्रोमलगेट करते हैं एग्जीक्यूटिव के रिकमेंडेशन पे, और वो जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर से स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो वो जब तक वापस सिटिंग में नहीं आती तब तक ये ऑर्डिनेंस वैलिड होता है, और 6 वीक्स उसके बाद तक भी वैलिड हो सकता है अगर रिजेक्ट ना किया जाए लेजिस्लेचर के थ्रू। तो ये ऑर्डिनेंस जो है गुजरात गवर्नमेंट का, ये वो हुक्का बैन कराना चाहते हैं कि सारे हुक्का बार्स जो है ऑल ओवर गुजरात वो सारे बैन हो जाएंगे, उनको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, उनके लिए मैक्सिमम 3 years इम्प्रिजनमेंट, 50,000 फाइन होगा। तो ये जो ऑर्डिनेंस है ये कॉटपा एक्ट को अमेंड करते हुए इनिशिएट किया जा रहा है। तो कॉटपा एक्ट जो है सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट को अमेंड करना है, स्टेट अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करने के लिए अमेंड करना चाहती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की भी जरूरत लग सकती है। तो अब इस पे भी क्या होगा, विल हियर मोर अबाउट इट टू, देखेंगे। पर ऑलरेडी गुजरात में ये इनिशिएटिव लिया गया है। अहमदाबाद सिटी में हुक्का बार्स बैन किया गया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2014 में इनवैलिड करार दिया। तो अब ये ऑर्डर का क्या होगा वो हम देखेंगे। तो जो कॉटपा एक्ट है वो काफी न्यूज में रहता है, तो ये इसके मेजर प्रोविजंस है वो यहाँ लिखे गए हैं। जैसे स्मोकिंग पब्लिक प्लेसेस में प्रोहिबिटेड है, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते सिगरेट एंड टोबैको प्रोडक्ट्स का, इवन बिलो 18 years पीपल को ये बेच नहीं सकते, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के 100 या रेडियस में ये सेल नहीं हो सकता। इवन इसके अंदर एडवर्टाइजिंग, इसके अंदर लेबलिंग होना चाहिए रिगार्डिंग द वार्निंग स्पेसिफिकली होना चाहिए, उसका परसेंटेज भी इंक्रीज किया गया है। पिक्टोरल डिपिक्शन होना चाहिए कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है। तो ये सारे कॉटपा के प्रोविजंस है। देन the next news item is Supreme Court upholds IAF decision to sack airmen for sporting beard। तो ये न्यूज है कि एक एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्सेस में एक मुस्लिम एयरमैन था, उनको बियर्ड ग्रो करनी थी। तो ये मिस्टर जुबैर, उनको बियर्ड ग्रो करनी थी, तो उन्होंने इसका परमिशन लिया, एयरफोर्स ने उनको डिनाई कर दिया। तो ये डिनायल के अगेंस्ट उन्होंने फिर भी किया, फिर भी बियर्ड ग्रो किया और रखा, तो एयरफोर्स ने उन्हें डिसमिस कर दिया और उन्होंने इसके अगेंस्ट जुडिशरी में अपील किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ये मैटर हियर करने में उन्होंने डिसीजन दिया है अभी कि ये जो डिसमिसल है वो वैलिड है। तो उन्होंने क्लेम किया था मिस्टर जुबैर ने कि उनके पास फंडामेंटल है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो उसके अंदर वो अपने बियर्ड रख सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो आर्म फोर्सेस का ड्रेस एंड डिपोर्टमेंट पॉलिसी है वो सुप्रीम होती है, तो उनके अंदर उनके पास पावर्स है कि वो डिसाइड करे कि कैसे अपीयरेंस होना चाहिए। तो जो आर्म फोर्सेस रेगुलेशंस ऑफ 1964 है, इसके अंदर है कि आप बियर्ड ग्रो कर सकते, हेयर ग्रो कर सकते, अगर आपका रिलीजियस ये मैंडेट करता है, कंपलसरी रखता है, और अगर वो प्रोहिबिट करता है आपको कि आप बियर्ड नहीं काट सकते, बाल नहीं काट सकते, तो उन केसेस में आप रख सकते। तो ये जो सिख रिलीजन है उसमें ये कंपलसरी होता है कि आप बियर्ड आपको कंपलसरी रखना, और जो इस्लाम है, इस्लाम में ये कंपलसरी नहीं है, ये डिजायरेबल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ओपिनियन भी हियर की और उन्होंने कहा क्योंकि ये डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है, तो आर्म फोर्सेस रेगुलेशन के अंदर भी ये वैलिड है,
इसीलिए उनको ये राइट नहीं दिया गया। ऑल्सो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 33 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट रिस्ट्रिक्ट्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो आर्म फोर्स पर्सनल के पास राइट्स सारे की सारी वैसी नहीं होती, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लाया जा सकता है। तो फिर ये इसके अंडर भी वो वैलिड है कि रिस्ट्रिक्शंस लाया गया है आर्म्ड फोर्सेस के थ्रू। बट जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये रिलीजन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। तो रिलीजन वहां पे मैंडेट करती है या डिजायर करती है। तो अगर कोई पर्सन अपना रिलीजन फॉलो करना चाहता है और वो कुछ कर रहा है तो रिलीजन बेसिस पे ये डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है। पर सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि नहीं, ये अपहोल्ड किया जाए इसका। और एक पॉइंट है, ये है डिफेंस मिनिस्ट्री का 2003 नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि सिर्फ वो मुस्लिम्स जिनकी ऑलरेडी बियर्ड है और मुस्टैच है, बियर्ड मुस्टैच है, जब उनको अपॉइंट किया गया है, जो 2003 का ऑर्डर है, तो Jan 1 2002 से पहले जिनको ऑर्डर किया गया और उनकी ऑलरेडी मुस्टैच और बियर्ड है, उनको अलाउ किया जाएगा कि वो रिटेन करे, पर आगे से मुस्लिम्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये 2003 का ऑर्डर था। तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया। अगला न्यूज आइटम है फाइन ट्यूनिंग एजुकेशन फॉर सोसाइटीज यंगेस्ट। तो हम देख रहे हैं हिंदू न्यूज़पेपर काफी एक हफ्ते के लिए एजुकेशन रिलेटेड सीरीज चला रहे हैं, तो वो आर्टिकल्स आते हैं एजुकेशन रिलेटेड। तो जो आज का आर्टिकल है वो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कौन सा होता है? चाइल्डहुड एजुकेशन एट एन अर्ली स्टेज। तो जो हम अब तक डिस्कस कर रहे थे इतने दिनों से न्यूज में, जो आर्टिकल्स एजुकेशन के आ रहे थे, वो बेसिकली 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप के एजुकेशन के बेसिस पे थे। तो जो राइट टू एजुकेशन है, RTE एक्ट ऑफ 2009, जो इवन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है, आर्टिकल 21A, जो राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बन गई है सिंस द 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, और 2009 में एक्ट भी आ गया, RTE एक्ट भी आ गया ये इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट। तो इसके अंदर जो स्टूडेंट्स को, जो चिल्ड्रन को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा, वो एज ग्रुप है 6 to 14 ईयर्स। तो ये 6 to 14 ईयर्स के लिए है। तो 6 ईयर्स से पहले का क्या? तो 0 to 6 ईयर्स के एज ग्रुप को जो एजुकेशन मिलता है उसको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कहते हैं। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई है, नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी 2013 की है ये। और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो ब्रेन फंक्शनिंग डेवलपमेंट होता है, फिजिकल मेंटल, वो ये टाइम पे उसके फाउंडेशंस ले किए जा रहे हैं। तो ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। इवन ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो है वो गवर्नमेंट की सर्विस स्कीम है जो 1975 से इम्प्लीमेंट हो रही है। तो मेजरली इसका ऑब्जेक्टिव था कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट रिड्यूस किया जाए। तो मैटरनल हेल्थ और इन्फेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वगैरह पे ये ध्यान देते, वैक्सीनेशन पे, इन इवन ऑन द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। तो इसका भी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एक कंपोनेंट है, वन ऑफ द 6 कंपोनेंट्स। तो ये सर्विस ICDS भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अंदर भी काफी सारे बच्चे कवर होते हैं, ऑलमोस्ट हाफ द चिल्ड्रन आर कवर्ड अंडर ICDS। तो ये एक इनिशिएटिव ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लिया है 1975 से। बाकी जो स्कूल्स है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, इवन ICDS के अंदर जो मदर और चाइल्ड का केयर रखने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स फंक्शन करते हैं। तो आंगनवाड़ी जनरली रूरल एरियाज में होते हैं, जो ये आंगनवाड़ी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन भी देते हैं, न्यूट्रिशन भी देते हैं, बच्चे साथ में वहां रहते हैं एक पीरियड टाइम के लिए। तो ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है, ये इन्होंने मेजर रोल प्ले किया है। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन आंगनवाड़ी के थ्रू भी होते हैं। और दूसरा है इवन प्राइवेट स्कूल्स। तो प्राइवेट स्कूल्स भी अब देखा जाता है कि वो प्री प्राइमरी सेक्शन भी स्टार्ट करते हैं, तो प्री प्राइमरी एजुकेशन वहां भी होता है। प्लस इवन नर्सरीज, ऐसे जो नर्सरी स्कूल्स होती है वो भी स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी प्राइवेट सेक्टर ही है, वो भी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि इवन रूरल अर्बन एरियाज में अब एम्फेसिस है और वो चाहते हैं अपने बच्चों को कि वो प्राइवेट सेक्टर में ही जाए, प्राइवेट नर्सरी स्कूल्स या प्राइमरी स्कूल जो स्कूल्स में होती है वहां पे बच्चे एनरोल किए जाए। तो रीजन ये है कि वो समझते हैं यहाँ पे बेटर क्वालिटी एजुकेशन है। पर ओवरऑल देखा जाए तो ये आर्टिकल कहता है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो वेरिंग है, सब जगह पर अच्छी नहीं। हर प्राइवेट सेक्टर में हर नर्सरी जो स्टार्ट करती है उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी होने की कोई गारंटी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी भी नहीं है इस सेक्शन में कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर कोई रेगुलेशंस आए, रेगुलेटरी बॉडी इनको रेगुलेट करे, वो कुछ नहीं है। तो वो भी एक लैक्यूने है। और उसके अलावा जो है वो है कि यहाँ पे जो लर्निंग किया जाता है उसमें एम्फेसिस, ये 0 to 6 ईयर्स एज ग्रुप में भी एम्फेसिस उसी पे होता है कि उनको अल्फाबेट्स आए, नंबर्स आए, रीडिंग राइटिंग आए, तो वही किया जाता है। हालांकि इस समय में उनका
फाउंडेशन डेवलपमेंट जो हो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसके ऊपर थॉट प्रोसेस पे वो डेवलपमेंट होना चाहिए, तो वो एम्फेसिस नहीं किया जाता। तो वहां पे ये एक लैक्यूने है जो सभी सेक्शंस में देखा गया, आंगनवाड़ी प्राइवेट दोनों में। और दूसरा है क्वालिफिकेशंस ऑफ टीचर्स, लेवल ऑफ ट्रेनिंग विच इज गिवन टू टीचर्स, वो भी काफी लो है, क्योंकि ये प्री प्राइमरी सेक्शन है, तो यहाँ ज्यादा एम्फेसिस भी नहीं दिया जाता। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पुट आउट किए गए हैं। ये ICDS है, टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन टू एंड एजुकेशनल लेवल्स ऑल्सो, 1975 से ये फंक्शनिंग है। और ये पूरा डेटा है रिगार्डिंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, बॉयज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कितने लेते हैं, गर्ल्स कितने लेते हैं। तो इवन जो ओवरऑल चिल्ड्रन है उसमें से 38% आंगनवाड़ी में जाते हैं, अराउंड 30% नर्सरी, प्राइवेट स्कूल नर्सरीज में जाते, और रिमेनिंग जो है वो कोई प्री प्राइमरी एजुकेशन नहीं लेते। तो ऐसे भी काफी सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है। और बाकी जो है मदर्स कितना अवेयर है ICDS स्कीम के लिए, तो इवन 50% मदर्स इसके बारे में, इस स्कीम के बारे में उनको पता है, बाकी को पता भी नहीं होता। तो ये सारे डेटा है यहाँ पे। अगला जो है न्यूज आइटम वो है ट्रेड डेफिसिट वाइडन्स इन नवंबर टू $13 बिलियन। तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो नवंबर मंथ में अभी $13 बिलियन हो गया। लास्ट मंथ वो 10 बिलियन था, अब ये गैप बढ़ रहा है। तो ट्रेड डेफिसिट जो होता है वो गैप है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के बीच में, मतलब हमारे इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है, तो जो जाता है पैसा वो ज्यादा है, आने वाला कम है, तो इसीलिए ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। तो हमारे जो इंपोर्ट्स है वो भी ग्रो हो रहे हैं और एक्सपोर्ट्स है वो भी ग्रो हो रहे हैं, तो ग्रोथ रेट दोनों में है, पर इंपोर्ट्स काफी ज्यादा फास्ट पेस पे ग्रो हो रहे हैं। तो एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ रेट 2.29% है, इंपोर्ट्स का ग्रोथ रेट 10.4% है, तो इसीलिए ट्रेड डेफिसिट वाइडन हो जाता है। इंपोर्ट जो मेजरली हो रहे हैं, गोल्ड इंपोर्ट्स काफी हाई हो गए, 23.2% हो गए हैं, ऑयल इंपोर्ट्स भी इंक्रीज हुए हैं, एक्सपोर्ट्स में भी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए, पर जो डाउन हुआ है एक्सपोर्ट्स में वो है एक जेम्स एंड ज्वेलरी, ये सेक्शन डाउन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ग्रोथ रेट, और एक्सपोर्ट्स ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, तो ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो इस समय ट्रेड डेफिसिट $13 बिलियन है। और ये हमको पता होना चाहिए कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है इंडिया के। तो इंडिया मेजरली इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल 37% अप्रोक्सीमेटली, आप कंसिडर कर सकते हैं, ये थोड़ा ऊपर नीचे वेरी होगा विथ टाइम, बट ये क्रूड ऑयल 37% है। बाकी गोल्ड 6% है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट होता है 7%, ज्वेलरी स्टोन्स, तो ये रॉ मटेरियल है, जेम्स एंड ज्वेलरी फिर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो इंपोर्ट रॉ मटेरियल होता है। इवन क्रूड ऑयल के बाद भी हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो जो क्रूड ऑयल से हम रिफाइनिंग करते वगैरह, तो उससे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह होता है, जो कमोडिटीज आते हैं उसको पेट्रो प्रोडक्ट्स कहते हैं, तो वो एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो 20% एक्सपोर्ट्स पेट्रो प्रोडक्ट्स का है, जेम्स एंड ज्वेलरी 13% है, तो बाकी सारे इक्विपमेंट्स ये एक्सपोर्ट का सेक्शनल डिवीजन है। अगला न्यूज आइटम है लास्ट ईयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रीप्स इनटू एवरीडे लाइफ एवरीवेयर। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि मशीन्स इंटेलिजेंट है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट अक्वायर करते हैं। इंटेलिजेंस एक्चुअली ह्यूमन ट्रेट है, तो मशीन्स इंटेलिजेंस कैसे अक्वायर करते हैं? बाय अंडरस्टैंडिंग, बाय बीइंग प्रोग्राम्ड इन सच अ वे कि उनका प्रोग्रामिंग ऐसे हो और वो सीखते हैं। तो विथ एवरी स्टेप, एवरी एक्टिविटी वो लर्न करते हैं कि कैसे इसको इम्प्रोवाइज किया जाए, और इंटेलिजेंस अक्वायर करते हैं, तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या बिहेवियर होना चाहिए नेक्स्ट, और वो ऐसे वो एक्शन लेते हैं। तो ये काफी सारे इनिशिएटिव्स इस डायरेक्शन में अभी लिए गए हैं, जैसे अमेजोन ने ये स्पीकर डिवाइस, एको स्पीकर बनाया है, जिसके अंदर जो पर्सनल असिस्टेंट एलेक्सा है वो कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से डिवाइसेस ऑन करने, ऑफ करने, तो वो एक इनिशिएटिव है। स्मार्टफोन्स में काफी सारे इनिशिएटिव्स, मैसेंजर्स में कि क्या मैसेज डालना है, नेक्स्ट क्या मैसेज होना चाहिए, वो प्रिडिक्ट करके वो डाल सकते हैं। इवन जो गूगल इनिशिएट ले रही है, उबर इनिशिएट ले रही है कि वो लोग सेल्फ ड्राइविंग कार्स बना रहे हैं, विदाउट अ ड्राइवर द कार कैन ड्राइव इटसेल्फ, तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही पॉसिबल है कि वो पता कर सके कि कौन सा टर्न लेना है, कहाँ लेना है, ट्रैफिक है, ऑब्स्ट्रक्शन है, क्या है, तो वो सब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये इनिशिएटिव्स आते हैं। तो फ्यूचर में इसका काफी स्कोप है, रेलवे स्टेशन पे यूज हो सकता है, हॉस्पिटल्स में यूज हो सकता है, इवन मॉनिटरिंग पेशेंट्स काफी अच्छे से ये हो सकता है। तो ये इनिशिएटिव्स बेनिफिशियल काफी रहेंगे।
और एक चीज इसमें जो पॉइंट की जाती है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेनिफिशियल होगी, सीख सकते हैं सब कुछ, पर उनको सोशल नॉर्म्स भी सीखने की जरूरत होगी। तो ये एक एस्पेक्ट में भी उनको लर्निंग करना होगा। जैसे अगर रोबो को कहा जाए कि आपको एक पॉइंट से दूसरे टू कैच अ ट्रेन, आपको रेलवे स्टेशन से एक मिनिमम पॉसिबल क्विकेस्ट पॉसिबल पाथ लेके आपको ट्रेन कैच करना है, पर इसमें सोशल नॉर्म्स भी होते हैं। जैसे अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल बातें कर रहा है तो उनके बीच में से हम नहीं जा सकते। तो ये सब भी ध्यान में रखना, ये सब सोशल नॉर्म्स भी इनकलकेट करना, ये भी रोबोटिक्स के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर्स इंटेलिजेंस अक्वायर कर सकते हैं, और इंटेलिजेंस अक्वायर करने के लिए क्या क्या चीज जरूरी होती है, तो एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड, कि अंडरस्टैंड कर सकते, स्पीच सब अंडरस्टैंड कर सकते, रीजनिंग कर सकते, उनका पूरा प्रोग्रामिंग हो कि क्या रीजंस हो सकते हैं, प्लानिंग कैसे हो, और लर्निंग एंड अडेप्टेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो अपने एक्टिविटी से लर्न और अडॉप्ट करते कि बेस्ट पॉसिबल क्या है। तो दैट इज हाउ ह्यूमंस ऑल्सो अक्वायर इंटेलिजेंस। तो रोबोट्स विल ऑल्सो बाय लर्निंग एंड अडेप्टेशन अक्वायर इंटेलिजेंस, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। तो यही है आज के लिए। थैंक यू।